आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका अजीज सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं खुर्शीद रब्बानी। और आज का मुद्दा है बीजेपी जीती, कांग्रेस उभरी। मुल्क जिसका इंतजार कर रहा था वो रिजल्ट अब सबके सामने आ गया है। गुजरात और हिमाचल दोनों सूबों में बीजेपी सरकार बना रही है। कांटे की टक्कर में गुजरात का इलेक्शन सबसे अहम रहा, सबसे हॉट रहा। बीजेपी यहां पर 150 प्लस सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन उसको 99 सीटों पर ही इत्मीनान करना पड़ा। तो उधर कांग्रेस को यहां 80 सीटें हासिल हुई, जिसको वो अखलाकी जीत करार दे रही है। उधर हिमाचल में बीजेपी को 44 तो कांग्रेस को 21 सीटें मिली हैं। लेकिन हिमाचल में बीजेपी की खुशी को आधा कर दिया है उसके सीएम कैंडिडेट प्रेम कुमार धूमल की हार ने। यहां सीएम के साथ डिप्टी सीएम के उम्मीदवार को भी हार का सामना करना पड़ा है। सियासी पंडितों का कहना है कि बीजेपी पहले से बेहतर नहीं कर पाई, तो उधर कांग्रेस गुजरात में अपनी जमीन बचाने में कामयाब रही। क्या यह जीत 2019 में बीजेपी की मदद करेगी या फिर कांग्रेस अब और ताकतवर हो रही है? इन्हीं सवालों के साथ आइए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। मुल्क के सबसे चर्चित गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, जहां बीजेपी छठी बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के साथ कांग्रेस के हाथ से यह सूबा निकल गया है। उधर मतलब चूंकि उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस शायद वहां पर जीत पाएगी, लेकिन अगर हम देखें हिमाचल की बात करें तो हिमाचल से भी कांग्रेस के हाथ से हिमाचल भी छूट गया है। गुजरात में बीजेपी को 99 सीटें मिली हैं, तो कांग्रेस को 80 सीटें मिली हैं। उधर हिमाचल की बात करें तो बीजेपी को वहां पर 44 और कांग्रेस को 21 सीटें हासिल हुई हैं। तमाम कयासों और अंदाजों के बाद आखिरकार गुजरात और हिमाचल के नतीजे सामने आ गए। दोनों रियासतों में बीजेपी की सरकार बन रही है। कड़ी टक्कर के बाद गुजरात में बीजेपी 100 सीटों के आसपास रही, जबकि कांग्रेस को 80 सीटें मिली। बीजेपी जहां इसे विकास की जीत कह रही है, तो कांग्रेस इसे हार से ज्यादा अपनी जीत मान रही है। 150 प्लस सीटों का दावा ठोकने वाली बीजेपी 100 सीटों के आसपास ही सिमट गई, जबकि कांग्रेस ने पिछले इंतखाबात के मुकाबले शानदार मुजाहरा किया, तो दूसरी और पार्टियों का कोई वजूद नहीं नजर आया। सियासी पंडितों का कहना है कि कांग्रेस के हामियों हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर ने बीजेपी को नाको चने चबवा दिए हैं। साथ ही उनका कहना है कि ये जीत बीजेपी की जीत नहीं बल्कि उसकी नाक बची है, क्योंकि 22 साल हुकूमत में रहने और मोदी लहर के बाद भी बीजेपी शानदार जीत हासिल नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस से 8% वोट ज्यादा मिले हैं। यही वजह है कि अमित शाह 8% के फर्क को कांटे की टक्कर नहीं बता रहे हैं। किसी सरकार का दोबारा जीतना ये भारत के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक बहुत बड़ी घटना के रूप में पिछले 30 साल से लगातार देखा जा रहा है। अभी तक के जो आंकड़े हैं उससे 49.10% वोट मिला है। इसका मतलब होता है इतने घोर जातिवादी प्रचार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन में 1.25% की वृद्धि हुई है। गुजरात इलेक्शन हार की जिम्मेदारी जहां राहुल गांधी ने तस्लीम की। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी को जीत की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमें अपने कारकुनान पर फख्र है, तो वहीं पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर इंतखाबात जीतने का इल्जाम लगाया। बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए हार्दिक ने कहा कि बीजेपी ने टैंपरिंग करके जीत हासिल की है। जो 200 से लेकर 800 और 1000 तक जो हार जीत का जो अंतर रहा है, वहां पर ईवीएम टैंपरिंग का बड़ा मुद्दा है। ईवीएम के लिए भी सोचने वाली बात। कांटे की टक्कर होने के बाद हुई हार के बाद भी कांग्रेस का हौसला कम नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने कारकुनान की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि 2019 में कांग्रेस और बेहतर करेगी। कोई भी आए, कुछ भी आए, मेरा मानना है कि आखिर में देश की जनता के सामने जीत कांग्रेस की ही मानी जाएगी।
तो साफ है कि कांग्रेस 22 साल का वनवास नहीं तोड़ पाई और बीजेपी छठी बार गुजरात में सरकार बना रही है। लेकिन आदाद और शुमार की जबान में बात करें तो गुजरात जीतने के बाद बीजेपी को बहुत खुशी नहीं होगी, क्योंकि अगर 2012 गुजरात असेंबली की बात करें तो बीजेपी को 117 सीटें मिली थीं और कांग्रेस के हाथ में महज 59 सीटें थीं। मतलब कांग्रेस गुजरात में अपनी जमीन बनाने में कामयाब रही, या फिर ये कहा जाए गुजरात की जीत 2019 के लिए बीजेपी को काफी मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगर गुजरात की बात करें, खास तौर से गुजरात की बात करें, तो वहां पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी जीती लेकिन कांग्रेस उभरी, और हिमाचल में एक बार फिर जो है वो कांग्रेस से सत्ता या फिर कहा जाए वहां से हुकूमत उनके हाथ से निकल गई है। बीजेपी वहां पर भी शानदार जीत हासिल की है बीजेपी ने। तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, एक बड़ा पैनल यहां पर मौजूद है और लखनऊ से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। किस तरीके से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं, किस तरीके से कैंपेन चला और अब जो गुजरात की जीत है थोड़ी मुश्किल रही बीजेपी के लिए, लेकिन आखिरकार वो जीती, तो उसको कैसे देख रहे हैं, उसके ऊपर किस तरीके से सब लोग जो है वो निगाह रखे हुए थे, क्या उसके इस जीत के मायने हैं, कांग्रेस की इस मुश्किल जीत के मायने हैं, इस पर भी बात करेंगे। राजीव जेटली जी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, हमारे साथ हैं। इस्तकबाल है सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ हैं अमीर हैदर जैदी साहब, स्पोक्स पर्सन सीपीआई, आपका भी इस्तकबाल है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी इस्तकबाल है। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये भी हमारे साथ हैं। और अमरनाथ अग्रवाल साहब हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस लखनऊ से वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और राजीव जेटली साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही, किस तरीके से आप इस जीत को देख रहे हैं? हिमाचल जो है वो आपकी झोली में आ गया, नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया आप लोगों ने कर दिया है, बीजेपी ने कर दिया है, और लेकिन जो गुजरात की जीत थी वो बड़ी टफ रही, बड़ी मुश्किल रही। आप मानते हैं क्या वाकई मुश्किल जीत थी? देखिए, एक तरफ हकीकत थी और एक तरफ ख्वाब था। हकीकत जो गुजरात की जनता ने देखी और ख्वाब जो दिखाए गए, और ख्वाब भी ऐसे जो झूठे थे। ये ख्वाब बहुत खूबसूरत होते हैं, आपको भी मालूम है। ख्वाब से हमेशा कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी आकर्षित होता है, और हकीकत जो है वो आपको धरातल पर देखने को मिलती है। हकीकत पे मैंडेट पड़ता रहा है लगभग 22 सालों तक, पहली बार, चाहे उसे ख्वाब ले लीजिए, उसे बंटवारा कह दीजिए, उसे गुमराह कह दीजिए, हर तरीके का हथकंडा अपनाया गया। और उस हथकंडे के तहत मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात की जनता जिसने ये मैंडेट दिया है, हम उनको प्रणाम करते हैं, हमें वो मैंडेट स्वीकार है, और बहुत अच्छी बात है कि ख्वाब के बीच में रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हकीकत गुजरात की जनता बहुत बेहतर जानती है। एक तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी ने हर तरीके के, पर राजीव जी बिल्कुल बात सही है आपकी, मैं आपको टोक रहा हूं यहाँ पे। ये बताइए, जो हकीकत है, ये जो शहरी लोग हैं या जो शहरी वोटर्स है, वो ही क्यों जानते हैं? जो मतलब जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो इस हकीकत को क्यों नहीं समझ पाए? देखिए, ग्रामीण वहां तो बड़ी मतलब जो है मुश्किल से आपको कई जगह मतलब जीत हासिल हुई है, ज्यादातर शिकस्त का सामना करना पड़ा है आपकी पार्टी को। भोले भाले लोगों को जातियों के आधार पर, आर्थिक आधार पर या किसी और आधार पर बांटना काफी आसान होता है, और यही काम मैं कहना चाहूंगा, इस बात में तारीफ करूंगा कांग्रेस की, कि कांग्रेस ने बहुत बखूबी इस काम को किया। बहुत कुछ बच्चों को खड़ा किया, उनमें उनको बूस्टअप किया, उन्हें कहा कि जाकर तोड़ दो पूरे गुजरात को, गुजरातियों को बांट दो हर तरीके से, जैसे भी बांट सकते हैं। उसके अलावा आपने झुंझुने तैयार कर रखे हुए थे, गुब्बारे तैयार किए हुए थे, वो गुब्बारे जो बहुत जल्दी उड़ने वाले थे, चाहे वो आरक्षण का गुब्बारा रहा हो, चाहे वो कर्ज माफी का गुब्बारा रहा हो, बहुत सारे गुब्बारे आपने दिए उन्हें कि ये उड़ जाएंगे बाद में, इनमें हवा निकल जाएगी और कुछ नहीं ये काम तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं साहब। उत्तर प्रदेश में भी यही, जो जब मंशूर जारी हुआ, मैनिफेस्टो जारी हुआ पार्टी का, और आपकी पार्टी के लीडर्स ने जो है वहां पर वादे किए थे कि भाई हम, अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम जो कर्ज है वो उसको माफ कर देंगे। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं। मैं अमरनाथ अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। क्या लगता है साहब आपको? ये कह रहे हैं जेटली साहब, जो बीजेपी के हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि गुजरात में कांग्रेस ने गुजरातियों को बांटने का काम किया, उन्हें सुनहरे ख्वाब दिखाने की कोशिश की, और कुछ लोग जो है, जो भोली भाली जनता थी, जो भोली भाली अवाम थी, वो आपके झांसे में आ गई। अरे साहब, हमारे झांसे में भोली भाली आई, जिनके झांसे में तो पढ़ी लिखी जनता आ गई। जीएसटी और नोटबंदी के धोखे के बाद भी अगर इनको वोट मिला है तो ये बरगलाने में एक्सपर्ट हैं। मैं एक बात बहस शुरू करने से पहले करना चाहता हूं कि ये पहली बार हुआ है, नतीजों की तारीख की घोषणा हो जाती है लेकिन चुनाव की घोषणा नहीं होती है, चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं होती है। हाँ। किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है चुनाव आयोग को। दूसरा, आपने कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, मुझे बहुत हैरानी हो रही है इस बात के ऊपर। सम्मान दे दिया जाता है,
तो इसका मतलब आपके हिसाब से 80 मशीनें खराब निकली, 99 मशीनें खराब निकली, 80 मशीनें ठीक रही। मशीनों की बात ही नहीं कर रहे। आप अगर चुनाव आयोग के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं, मशीनों की बात नहीं कर रहा, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के ऊपर, झूठ बोलने सरकारी बॉडी पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। बाहर मशीनों की बात नहीं कर रहे हैं। बोलिए, आप बोलिए, आप हार चुके हैं। गुजरात की जनता ने आपको ठुकराया, स्वीकार कीजिए, इस बात को स्वीकार कीजिए। अग्रवाल साहब भले ही आप बात नहीं कर रहे हैं मशीनों की, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाले हार्दिक पटेल ने आज भी मशीनों के इनसे पूछिए, सिर्फ केवल 99 मशीनें खराब नजर आई है इन्हें, बाकी सब ठीक थी। और ये बार बार कहते थे, जब अप डाउन होता था कहते मशीन खराब हो गई, और जैसे ही कांग्रेस जीतने लगती थी उस सीट पे कहते मशीन ठीक हो गई। तो मशीन खराब हो गई, मशीन ठीक हो गई, इन्होंने केवल जितनी देर तक गणना होती रही ये मशीन खराब हो ठीक ही करते रहे। फाइनली आपने ये निर्धारित किया कि 99 मशीनें खराब रही, बाकी की सारी ठीक रही। वो बात हो रही है, आप यही कहना चाहते हैं बाकी की ठीक रही। एक करके बात कर लेते हैं। लड़ने से बेहतर ये है कि बात जो है वो पॉजिटिव वे में हो, ताकि जो सुनने वाले हैं आपको उन तक आपकी बात पहुंचे। अग्रवाल साहब, हम कह रहे थे भाई ठीक है भाई, ये बात कहां चली गई? हाँ ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल ये भी था, चूंकि आप जो है चुनाव आयोग ने, जी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए पहले, उसके बाद जो राजीव जी बोलने लग गए थे, चुनाव आयोग ने नतीजों की तारीख पहले घोषित कर दी और चुनाव किस तारीख को होंगे ये तारीखें नहीं घोषित की। ये पहली बार हुआ है। उसके बाद आपने घोषणा पत्र तारीख चुनाव के एक दिन पहले घोषित किया, आपको नहीं रोका गया। राहुल जी को नोटिस क्यों दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मोदी जी और अमित शाह को क्यों नहीं दी गई? आज वो वापस भी तो ले ली ना फिर। हाँ, वो उसको वापस भी तो ले लिया। सारे कंडीशन आए, ठीक। अरे क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे एक भी टिप्पणी नहीं करी, इन्होंने अपनी हार का ठेकरा चुनाव आयोग पे डाल दिया। ये देखिए, ये एक राजनीतिक पार्टी की स्टेटमेंट है। अभी अरे हम पे अटैक कीजिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं, चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टी नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर बात कीजिए। आपने चर्चा की शुरुआत ही इलेक्शन कमीशन से शुरू करी। अरे भाई, चलिए, आप लोगों को 22 साल तक बाहर रखा। लीजिए अग्रवाल साहब, आप दोनों के पास में आऊंगा। ख्वाजा इफ्तिखार साहब के पास चलेंगे। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं? बड़ा मुश्किल लगा, मतलब एक बार तो ये लगा सुबह 9:30 के आसपास 10 बजे तक कि शायद जो है वो पासा पलटने वाला है, कांग्रेस जो है वो जीत जाएगी गुजरात। और एक बार जो है हिमाचल में भी ऐसा लगा कि कांग्रेस को थोड़ा सा आगे दिखाया गया। कुल मिलाकर के थोड़ा सा लगता है आपको डबल डिजिट में ही रही है बीजेपी गुजरात में। इतने लंबे वक्त से वहां पर उसकी हुकूमत है और सारी चीजें लोग देखते हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, तमाम तरह की चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी जो है पार्टी वो जीत हासिल करती है, जीत दर्ज करती है। उतने बड़े पैमाने पर नहीं, 99 सीट्स आती हैं उसकी। किस तरीके से देख रहे हैं कुल मिलाकर के इन सबको? देखिए, मैं तो चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी, पहली बात यह है कि गुजरात में जो बीजेपी की जीत हुई है जी, वो दरअसल मोदी साहब ने जिस कदर जाती तौर पे वहाँ वक्त दिया, रैलीज की और मेहनत की, कहीं ना कहीं मोदी साहब को गुजरात के लोगों ने बचाया है। जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी का जो बेस है वो कहीं ना कहीं हिली है। मैं स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसकी बेस पे ये बात कर रहा हूँ। अमित शाह साहब ने 150 सीटों की बात की थी, आज सीटें जो हैं वो 100 पर भी नहीं पहुंची, 99 पर रह गई हैं। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस ने यकीनी तौर पे गुजरात में दबाव बनाया और वो मुकाबले में आई। वो जमात जो बिल्कुल मुकाबले से बाहर महसूस हो रही थी, और राहुल गांधी ने जो वहां पर मेहनत की और कोशिश की, यकीनन वो कोशिश जो है बराबर हुई है। कि मैं ये समझता हूं कि शायद किसी के भी जहन में ये बात नहीं थी, मीडिया में इस चीज़ को जरूर उठाया गया कि कांग्रेस जो है वो इलेक्शन जीत सकती है। कांग्रेस अभी उस पोजीशन में मैं समझता हूं नहीं आई है कि वो जीतने की पोजीशन में होती। कांग्रेस इतना ही कर सकती थी, और उस एतबार से मैं कांग्रेस के हवाले से इस रिजल्ट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट तस्वुर कर रहा हूं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि पिछले चंद महीनों में, बल्कि लगभग 1 साल में खास तौर से, जो हिंदू रेडिकलाइजेशन का एक प्रोसेस मुल्क के अंदर शुरू हुआ। आपने गाय के हवाले से आपने देखा, जिंदा लोगों को मारा गया, आपने वो भी चीजें आपने देखी, और घर वापसी की बात हुई, लव जिहाद की बात हुई। माहौल के अंदर जो है वो एक फिरकावारियत को पैदा करने की और बांट की जो एक कोशिश की गई। गुजरात का जो रिजल्ट है वो ये बताता है कि ये मुल्क जो है सबको साथ लेकर चलने वाला मुल्क है, इसमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि जो रिजल्ट आया है, चाहे बीजेपी सामने कुछ भी कह रही हो और वो जीत की बात कर रही हो, विक्ट्री की बात कर रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि जब बीजेपी के लोग मंथन करने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए आराम से बैठेंगे तो उनको बहुत सारे सवालात उनको का सामना करना पड़ेगा, उनको एक नई समझ पैदा करनी
करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान जो है ये एक्सक्लूसिव इंडिया के हिसाब से नहीं चलेगा, ये इंक्लूसिव इंडिया के हिसाब से चलेगा। इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो ये बताता है कि सबको साथ लेकर चलना जो है ये निहायत जरूरी है। और जो सियासत जो जिस मिजाज की बनाई जा रही थी, मैं नहीं कहता कि सब लोग इसी मिजाज के हैं, लेकिन मैदान के अंदर वो लोग जो कि बिल्कुल बांट की बात कर रहे थे, तकसीम की बात कर रहे थे और हिंदू और मुसलमानों को दो अलग वहदतें बना के पेश कर रहे थे, वो उन लोगों को शिकस्त फाश हुई है और इंक्लूसिव इंडिया जो है इस इलेक्शन के अंदर मेरी नजर में जीता है। अमीर हैदर जैदी साहब, क्या लगता है आपको, कौन से वो पॉइंट्स आपको लगते हैं जिनकी वजह से बीजेपी के सामने इतना मुश्किल हो गया है गुजरात को जीतना? उसको 99 सीट्स, मतलब सिर्फ 99 सीट्स के ऊपर ही या 99 सीटों के ऊपर ही जो है उसको सब्र करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर लगातार वहां पर थे, पूरी कैबिनेट वहां पर थी, पार्टी का पूरा जो है तंत्र काम कर रहा था, आरएसएस जो है वो अपने लेवल पर अलग तरीके से काम कर रही थी। उसके बाद भी सिर्फ 99 सीट्स आना, आपको लगता है कि कांग्रेस की जीत तो जरूर हुई है लेकिन बड़ी मुश्किल से ये जीती है और कांग्रेस के मतलब जो है बीजेपी बड़ी मुश्किल से जीत पाई और कांग्रेस लेकिन उभरी है इस दौरान? तो कुल मिलाकर के कौन से वो मेन फैक्टर लग रहे हैं जिसकी वजह से इतना मुश्किल हो गया था बीजेपी के लिए गुजरात को जीतना? देखिए रब्बानी भाई, ग्रामीण क्षेत्र के अगर आकलन करें तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बीजेपी हार रही है। और वहां पे मुद्दे थे किसानों के जी, तो किसानों तक पानी नहीं पहुंचा, उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला और किसान वहां पे आज भी उस फसल को बोने के लिए मजबूर है जो कम पानी की आवश्यकता है, जैसे कपास और मूंगफली। दूसरा, आप देखिए प्रथम चरण के जहां प्रथम चरण में मतदान हुआ उन सीटों का आकलन कर लीजिए, जब मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा था, लगभग मुद्दों के आसपास थे, तो वहां पर भी आकलन करेंगे वो सीट भी बराबर नजर आ रही है। लेकिन जब बीजेपी को ये लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो बैठे बिठाए मणिशंकर अय्यर ने, जो लोकसभा चुनाव भी उनकी वजह से बीजेपी जीती थी, उन्होंने एक मुद्दा, नहीं सिर्फ उनकी वजह से बीजेपी नहीं जीती थी, ये कैसे कहा जा सकता है? उन्होंने एक बयान दिया था, उनका थोड़ा बहुत रोल हो सकता है, 1-8%। वो मैं बाद में आ जाता हूँ। जेटली साहब कैसे, मतलब आप मानेंगे क्या भाई सिर्फ जो है वो उसी बयान ने जितवा दिया? उसी जब हार होती है तो बहाने आपको बहुत सारे मिलते हैं। उन्होंने कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ने इलेक्शन कमीशन पर अटैक कर दिया, आज ये अब इन्होंने बहस भी नहीं, एक पहली बार सुन लीजिए आप, बर्दाश्त करिए। उन्होंने कार्य प्रणाली पे अटैक किया है, सुन लीजिए। अब उन्होंने एक बयान दिया चाय वाला, बीजेपी ने उन्हें कैश किया। आज बयान दिया वो नीच वाला, बीजेपी ने उसे भी कैच किया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आरएसएस वालों ने कहा राहुल गांधी को ये देश के लिए कलंक है, पूर्व प्रधानमंत्री का ये उग्रवादियों तक की संज्ञा दे दी गई। लेकिन कांग्रेस उन्हें इनकैश करने में या ये बताने में नाकामयाब रही। यहां तक कि मीटिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूर्व प्रधानमंत्री की नहीं करा सकते। दूसरे, ये जो 3 आंदोलनकारी थे जो सन 2015-16 में ये आंदोलन चला, इसमें कहीं भी कहना चाहिए कांग्रेस नजर नहीं आती है। लास्ट में उसे बिल्ली के भाग से छींका टूटता हुआ नजर आता है, उसे कैश करती है। हम बार बार कांग्रेस से कह रहे थे विपक्षी एकता जरूरी है, बीजेपी को हराना है तो वो विपक्षी एकता हो जाएगी। आज 28 सीट का अगर आप आकलन करें जिसपे कांग्रेस हार रही है बहुत कम मार्जिन से, अगर वहां विपक्षी एकता होती जो दूसरे कैंडिडेट को मिले हैं तो सीन कुछ और होता। ये चुनाव, एक चीज मैं बीजेपी को मुबारकबाद दूंगा, बीजेपी ने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस विचारधारा से मुक्त भारत होता हुआ मुझे नजर आता है। जब दूसरे चरण के अंदर चुनाव प्रचार जाता है तो जनेब को कान पे डाल के कांग्रेस घूमती हुई नजर आती है। सबको मालूम है बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, खुल्लम खुल्ला वो कहती है, लेकिन कांग्रेस भी उस पे जाती है। और कांग्रेस जब हिंदूवाद पे गई है, जब उसने धर्म की राजनीति की है, चाहे शाहबानो वाला केस रहा हो या बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाला रहा हो और बतेरे ऐसे एग्जाम्पल हैं, तब कांग्रेस को नुकसान हुआ। अमरनाथ अग्रवाल साहब भी वही चेहरा, अमरनाथ अग्रवाल साहब, ज़ैदी साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस दूसरे की आइडियोलॉजी को अपनाने की कोशिश कर रही है। और ये बात आज हम देख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर भी, वो कहते हैं कि जो झूठा हिंदुत्व है या जो हिंदुत्व का ड्रामा किया गया कांग्रेस की तरफ से या फिर राहुल गांधी की तरफ से, उसकी करारी हार है ये। तो क्या अपनी राह से भटक गए हैं आप लोग और जो है दूसरे की जो आइडियोलॉजी है उसको अपनाने की कोशिश है अब? देखिए, कोई भी नेता जिसका जिस धर्म में आस्था होगी, मैं जकी साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। हाँ,
वो निश्चित है कि मस्जिद जाते होंगे, निश्चित है। मैं मस्जिद जाने का प्रदर्शन नहीं करता। वो केदारनाथ क्या मंदिर नहीं है? अभी मैंने क्या कहा, बात सुन लीजिए। जेटली साहब ज्यादा परेशान मत होइए। जेटली साहब नहीं, ये जैदी साहब है। राहुल गांधी के बारे में अभी कहा जा रहा है, जेटली साहब ने कहा कि नकली है मंदिर जाना, केदारनाथ अभी गए हैं। नहीं, आप बीजेपी के सारे लोग यही बता रहे हैं, परेशान आप इसीलिए हो गए। हाँ, अग्रवाल साहब। अरे भाई, बाबा विश्वनाथ क्या मंदिर नहीं है? क्या द्वारकाधीश मंदिर नहीं है? कहां राहुल जी नहीं गए? रायबरेली जाते हैं, इंदिरा जी से लेके राजीव जी तक, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। बछड़ावा में एक मंदिर है, वहां जब तक दर्शन नहीं करते हैं। हाँ, नहीं, पर सवाल ये है साहब, आप मंदिर जाइए, कोई किसी को कोई एतराज नहीं है। अग्रवाल साहब, आप मंदिर जाइए, किसी को कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस तो मंदिर ना जाए। लेकिन इंतखाबात के वक्त ही क्यों मंदिर याद आते हैं? नंबर एक। दूसरी बात यह है कि क्या आप उनकी आइडियोलॉजी भूल करके आप बीजेपी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी मंदिर जाए, कांग्रेस भी जाके मंदिर में बैठ जाए तो तब धर्मनिरपेक्षता कहाँ रह जाती है? मसला ये है कि कांग्रेस मंदिर जा रही थी, ठीक है, राहुल गांधी नहीं जा रहे थे। ठीक, राहुल गांधी 365 मंदिर जाए। ठीक है अग्रवाल साहब, ठीक है, करानी है तो पूरी बात सुन लीजिए। हाँ जी, बीजेपी तो आधी बात खोल के भाग जाती है बीच में। मुझे लगता है उनके पास जानकारी नहीं है कौन क्या बोल रहा है। जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो शायद वो जवाब जैदी साहब को देंगे। ठीक है, बोलने दीजिए अग्रवाल साहब, बोलिए। जानकारी है तो पूरी बात सुन लीजिए ना। ठीक है सर, ठीक है, बोलिए। अगर आप विकास पे लड़ लेते चुनाव, आपने क्या कहा कि अगर तुम मुझको वोट नहीं दोगे मैं कहां जाऊंगा? अरे आप बोलिए ना, विकास का कोई मॉडल लेकर आते हैं, गुजरात में लेकर जाते। राहुल गांधी जी ट्वीट करके बताते कि देखिए हम ऐसा बनाएंगे गुजरात को। वो नहीं गए किसी मॉडल को लेकर। और ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहूंगा कोई मॉडल लेकर क्यों नहीं गए आप? क्या लेकर जाते? आपके हाथ में कुछ नहीं है दिखाने के लिए जनता को। कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से इंतखाबात के दौरान, पूरी कैंपेन के दौरान भटकती नजर आई क्या? देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस जिस विचारधारा से आगे बढ़ी, शुरुआती दौर में जिस तरह की राजनीति हुई, विकास की राजनीति प्रयास किया दोनों पार्टियों ने, और विशेष करके कांग्रेस ने। राहुल गांधी जी के जो विचार थे, राहुल गांधी जी ने जिस तरह की अपना कैंपेन एक सामाजिक समीकरण को लेकर के और इंक्लूसिव ग्रोथ का नारा, जिसमें आदिवासियों के विकास का मुद्दा, किसानों के विकास का मुद्दा, दलितों के विकास का मुद्दा या महिलाओं के उत्थान का मुद्दा कहीं ना कहीं उस एजेंडे में पूरे थे। आप मैनिफेस्टो कांग्रेस का देखें तो ये है। लेकिन जब भाजपा के द्वारा प्रथम चरण के चुनाव के बाद जब एक अटैक हुआ जिसमें सोमनाथ मंदिर के मुद्दे उठे, सबको ये सर्वविदित है, पब्लिक डोमेन में है ये चीजें, तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी को डिफेंसिव और कांग्रेस को डिफेंसिव होना पड़ा। और ये चूंकि गुजरात की जो परिस्थितियां हैं, हम सबको पता है कि वहां कहीं ना कहीं वहां की जो सामाजिक सांस्कृतिक सोच है वो धार्मिक कट्टरता नहीं है, लेकिन धार्मिक सद्भाव और धार्मिक प्रेम की भाषा समझने वाले वहां के गुजराती लोग हैं, गुजरात का समाज है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस को ये लगा कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और देश की जो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे मोदी जी ही क्यों ना हो, जिस तरह हर मुद्दे पर, छोटे से छोटे मुद्दे को भी वो लेकर के अटैकिंग है, और जिस तरह राष्ट्रद्रोह टाइप मुद्दे बार बार आ जाते हैं किसी न किसी तरह, जैसा कि आपने देखा होगा मनमोहन सिंह के पाकिस्तान से जोड़ दिया गया, हाँ, बहुत सारे इशू थे। तो इन्होंने निश्चित उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल था कि सॉफ्ट हिंदुइज्म, जैसा जैदी साहब अभी बोल रहे थे, मैं मानता हूं कि कांग्रेस ऐसा नहीं है। कांग्रेस सदैव सॉफ्ट हिंदुइज्म की राजनीति की है, वो हार्ड कभी नहीं रही। और हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है, हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। और वे ऑफ लाइफ को यदि आप एक्सेप्ट, कोई भी धर्म होता है, कोई भी मजहब होता है, वो वे ऑफ लाइफ ही होता है। हाँ, वो जिंदगी को जीने का तरीका ही होता है। ठीक, मैं रोकूंगा यहाँ पर, वक्त हो गया एक ब्रेक का, मैं रोकूंगा यहाँ पर, वक्त हो गया एक ब्रेक का। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। आज का मुद्दा में बात हो रही है गुजरात इंतखाबात की रिजल्ट्स आ गए हैं और हिमाचल में किस तरीके से दोनों ही स्टेट्स में बीजेपी हुकूमत बना रही है। गुजरात को उसने जो है एक तरीके से बरकरार रखा है और हिमाचल को छीना है कांग्रेस से। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस बहस को, इस चर्चा को जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी वो गलतियां थी जो इस दौरान कांग्रेस से हुई और जिसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। बात हो रही है गुजरात की गूंज की। गुजरात की गूंज जो है वो थम गई है, लेकिन अब रिजल्ट्स भी आ गए हैं और रिजल्ट से साफ हो गया है कि एक बार फिर वहां पर बीजेपी की हुकूमत बन रही है और साथ ही हिमाचल प्रदेश में
हिमाचल में जो है वो कांग्रेस से सत्ता छीन ली है बीजेपी ने। लेकिन मुश्किल हुई है थोड़ी गुजरात में, बड़ी मुश्किल से कहा जा रहा है। जो सियासी पंडित हैं वो मान रहे हैं कि बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के 99 सीट्स पर फतेह हासिल हुई। तो इस दौरान जिस तरीके से जो है इंतखाबात के दौरान, कैंपेन के दौरान जो उम्मीदें लगाई जा रही थी या जो कांग्रेस दावे कर रही थी कि खुद अहमद पटेल ने भी कहा था कि कम से कम 110 सीट्स हम जीते ही जीतेंगे, तो वो उन दावों का क्या हुआ, कहां चूक हुई, कौन सी वो गलतियां हुई जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का या फिर कहा जाए शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या लगता है आपको डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, कौन सी वो मोटी बातें हैं, कौन से वो इश्यूज हैं जिनको लेकर के कांग्रेस के ऊपर लोगों को एतमाद बढ़ा था, भरोसा बढ़ा था, लेकिन आखिर में आते आते वो एतमाद टूटा भी और उनकी झोली से जो वोटर्स थे वो भी खिसक गए? कहां गलती हुई? देखिए, शुरू में जो परिस्थितियां थी उसमें निश्चित तौर पे कांग्रेस को लग रहा था और लोगों का भरोसा भी था, जैसा कि आपने एकदम सच कहा, जो वहां के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां बन रही थी। धीरे धीरे संगठनात्मक तौर पे जो स्थानीय कार्यकर्ता का जो एक प्रबंधन होना चाहिए, मुझे लगता है कि चुनाव के दिन अंतिम समय में जो प्रबंधन होकर के वोट में तब्दील होता है, कहीं ना कहीं वहां खामी पहली रही है। दूसरी रणनीति जो है, जिस तरह से सॉफ्ट और हिंद के लड़ाई में, सॉफ्ट हिंदुइज्म की लड़ाई में आप सामने वाले के पिच पर खेलने लगे और शायद सामने वाले के पिच पर आप खेलने जाते हैं तो आपको सतर्क रहना होता है। कई बार उस पिच में आप फंसते जाते हैं और उसका भी खामियाजा दूसरे मैंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। तीसरी बात जो है, विपक्ष का जो बिखराव है, जैसे मायावती जी ने हर सीट पर अपना कैंडिडेट दिया, एनसीपी ने दिया, आज एनसीपी का एक कैंडिडेट जीता भी है। जीता एक जरूर है, लेकिन उसने हराने में 500 और 1000 के वोट के में जो है बहुत सारे इक्वेशन बिगाड़े होंगे। जब आप कल डिटेल्स में इसकी चर्चा करेंगे जब उसका एनालिसिस होगा तो चीजें सामने आएंगी। विपक्ष के छोटे-छोटे वोटों को आप एक साथ नहीं कर पाए। और चौथी बात जो है, राहुल गांधी निश्चित तौर पे इस चुनाव में हारने के बाद भी वो हारने के बाद जीतता है, हारने के बाद भी वो उसको बाजीगर कहते हैं, तो वो बाजीगर आज है, हार के भी जीत गए हैं। और मोदी जी निश्चित तौर पे जीत हुई है तो सिकंदर है, लेकिन सबके बावजूद जो इमेज बिल्डिंग, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो जीत के बाद जो बयान आया है, जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी हैं, बड़े जोश में थे वो, और जो कारकुनान है पार्टी के, उनसे वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि अब परफॉर्मेंस का वक्त आ गया है, आपको रिफॉर्म भी करना है और परफॉर्म भी करना है, और तभी जाकर के आप जो है वो इंतखाबात जीत सकते हैं, तभी जाकर के आप आवाम का दिल जीत सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, जेटली जी क्या माना जाए, जो आपकी जीत हुई है, ये जो रिपीट किया है, छठी बार आपकी हुकूमत बनी है गुजरात में, बड़ा मुश्किल होता है इतनी बार जो है हुकूमत बना लेना, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और 22 साल का शासन, 22 साल की हुकूमत, जाहिर तौर पर वो एंटी इनकम्बेंसी जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी कुछ भी मतलब जो है वो कितनी भी मुश्किलें आई हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन रिजल्ट जो है वो पार्टी की हिमायत में आए हैं या पार्टी के पक्ष में आए हैं। आपको लगता है कि जो परफॉर्म और रिफॉर्म वाला जो इशू है, आपको परफॉर्म भी करना है और रिफॉर्म भी करना है, वो ज्यादा, यानी डेवलपमेंट का जो इशू है वो ज्यादा भारी पड़ा कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की रणनीति के ऊपर, कांग्रेस की पॉलिटिक्स के ऊपर, कांग्रेस के जो मतलब कामकाज करने का तौर तरीका था, या कांग्रेस की जो बातें थी उसके ऊपर? मैं तो ये कहना चाहूंगा, शायद कांग्रेस को रियायत मिली रिफॉर्म की वजह से, क्योंकि डिसाइसिव गवर्नमेंट जब एक कड़े डिसीजन लेने होते हैं, जिसके बाद आपको ये भी मालूम होता है कि इस देश की जनता, जिसने आजादी के बाद से ऐसे रिफॉर्म ना देखे हों और देश में परिवर्तन लाने के लिए वो रिफॉर्म किए जाएं, और उनका जिसे कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द होता है इम्प्लीकेशन, कि अगर उसके ऊपर आप जले पे नमक छिड़कने की वो अगर राजनीति कहते हैं, तो जले पे नमक छिड़कने का काम कांग्रेस ने भरपूर किया। व्यापारियों के बीच में जाकर करा, उद्योगपतियों के बीच में जाकर करा, लेकिन आज जो व्यापारी, उद्योगपति, और जिसे आपने कहा पहले अर्बन और रूरल में कैटेगराइज किया, वो इस बात को समझते हैं कि देश के अंदर इस परिवर्तन को लाना बहुत जरूरी है, और बावजूद उसको समझने के साथ ही उन्होंने अपना मैंडेट दिया। लेकिन अच्छा, एक चीज मैं और पूछूंगा इस दौरान, हाँ मैं आ रहा हूं, बिल्कुल मैं आपसे ही पूछूंगा इस सवाल, ये जो जीत है, आप जो है वो क्या मानते हैं, इस जीत के मायने क्या मानते हैं? ये मोदी की जीत है या बीजेपी की जीत है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री, वो आपकी पार्टी के हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक व्यक्तित्व होता है, एक लीडरशिप होती है, एक भरोसा होता है, क्योंकि सब लोग मानते हैं वहां पर मोटा भाई है वो इस देश के, गुजरात का जो है अपनी लोकल लैंग्वेज जो है वहां पर मोटा भाई कहते हैं कि भाई वो मोटा भाई है, उनके ऊपर भरोसा है। तो ये भरोसा बीजेपी के ऊपर आप देख रहे हैं या फिर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर है? देखिए, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कैडर का नेतृत्व करते हुए इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक मजबूर और सक्षम नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री के रूप में। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, मैं अभी बात थोड़ी सी वो कर रहा था, मैंने कहा रिफॉर्म, एक रिफॉर्म के बीच में देखिए डिसाइसिव गवर्नमेंट,
आपको मालूम होता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, आपको यह भी मालूम है कि इस रिफॉर्म के बाद चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, आपको यह भी मालूम है कि लोगों को तकलीफ होने वाली है, बावजूद उसके आप अपने निर्णयों से पीछे नहीं जाते, आप आगे बढ़ते हैं। ये विल और ये पावरफुल लीडरशिप जो है ये केवल माननीय प्रधानमंत्री जी में देखने को मिलती है। ये लीडरशिप ये बताती है कि हमें इलेक्टोरल गेन से ज्यादा इस देश के अंदर परिवर्तन करने की ज्यादा आवश्यकता है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। बिल्कुल। और साथ साथ हमने ये भी दिखाया, चाहे आपने अभी गुजरात की बात करी, हिमाचल के अंदर जो समीकरण है उसके ऊपर कांग्रेस अलग से टिप्पणी करेगी, वो उसका क्या वर्जन आता है वो अलग देखना है। आने वाले जो इलेक्शन और पीछे जो जा चुके हैं, अभी जयदी साहब ने कहा कि विपक्ष एकजुट होना चाहिए। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में तो इतना एकजुट था कि इनका आपस में हाथ ही नहीं छूट रहे थे एक दूसरे से, और वहां पर देखिए क्या हालात हुए हैं। बात केवल इतनी है कि रिफॉर्म करने की विल अगर किसी के पास है तो माननीय प्रधानमंत्री के पास है, बावजूद उसके। और अगर वो विल है, और अगर वो विल है तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप ये कह रहे हैं अगर वो विल है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग मानते हैं कि हाँ ये आदमी कुछ कर सकता है, भरोसा उसके ऊपर जताते हैं, तो वो वोट देते हैं। वो लोग भी मानते हैं, जिन भाइयों ने हमें नहीं किया होगा वोट, वो भी इस बात को मानते हैं। मैंने कहा ख्वाबों के वक्त जा चुके हैं, अब वो भी हकीकत में आएंगे। अमरनाथ अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है गलती जो है वो कांग्रेस से कहां हो गई, चूक कहां हो गई, कहां मतलब जो है वो कमी रह गई? चूंकि माना जा रहा था, ज्यादातर लोग यही मान रहे थे, खुद बीजेपी के बड़े लीडर्स इस बात को मान रहे थे, और शायद वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मान रहे थे कि उनके लिए मुश्किल है और कांग्रेस शायद वहां पर आ सकती है। जिस तरीके से राहुल गांधी एक अलग तरह की कैंपेनिंग कर रहे थे, वहां पर बहुत ही सुकून से वो काम कर रहे थे, उनकी पूरी टीम लगी हुई थी, कभी कोई गलत बात उन्होंने नहीं बोली। उन्होंने लगातार ये बात कही है कि आप मुझे कितना भी बुरा कह लो, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा पलट करके, गलत तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। आपको क्या लगता है कि क्या कपिल सिब्बल और मणिशंकर अय्यर की गलती की वजह से, उनकी बयानबाजी की वजह से ये सब जो है नुकसान उठाना पड़ा गुजरात में? देखिए, अब उसमें अभी तो इन चीजों पे बैठ के मंथन होगा, चिंतन होगा, कहाँ क्या कमी रह गई, जो हम इतना जीतने की तरफ थे। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है ये, विकास का मुद्दा किनारे कर दिया गया, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। पीएम जब मैदान में उतरते हैं तो आंसुओं से रोते हैं, गुजरात की अस्मिता से अपने को जोड़ते हैं। आप अगर मुझको मेरा साथ नहीं देंगे मैं कहां जाऊंगा, ये बात कह के वोट मांगते हैं। ये कह के वोट नहीं मांगते हैं कि मैंने ये काम किए हैं। नोटबंदी जीएसटी के आप हो रहे हैं, उसके नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। अरे आप ही ले जाते ना कोई विकास का मॉडल गुजरात में, कोई मॉडल ले जाते, बोलते हम गुजरात को ऐसा बनाएंगे। कोई लेके गए आप मॉडल? आपने कोई ट्वीट करा, आपने बोला, बताया कि हम ऐसा बना देंगे गुजरात को, जैसा हमारा दूसरा प्रदेश है। अभी बोल दीजिए, अभी देर नहीं हुई है, अभी बताइए कैसा गुजरात बनाना था आपने। अब तो चुनाव हो चुका, अरे अभी बताइए ना, अब डिबेट में बताइए कैसा गुजरात बनाते आप, कैसे प्रदेश जैसा बनाते। जेटली साहब अब सुन लीजिए ना, अब इंतखाबात तो खत्म हो गए, इलेक्शन खत्म हो गए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, एक एक करके बोल लेते हैं ताकि बात सामने आ जाए, लोग समझ जाए कि चला क्या है, हुआ क्या है। कांग्रेस को वोट किया। हाँ ठीक है, अग्रवाल साहब आपने कहा कि अभी जेटली जी आपने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमको वोट इसलिए नहीं मिला कि आर्थिक विकास नहीं हुआ होगा। हाँ, आर्थिक विकास तो विकास, मैंने आपसे कहा बंटवारा करा, भोले भाले लोगों का बंटवारा करा, मैंने बिल्कुल कैटेगराइज किया। और दूसरी बात आपसे छोटा सा प्रश्न, आपने खुद कहा बहुत छोटा सा प्रश्न, बहुत छोटा सा प्रश्न, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो अग्रवाल जी अब तो चुनाव खत्म हो गए, ये तो बता देते कि हम गुजरात को इस प्रदेश की तरह बनाते, कम से कम ये तो बताते हम गुजरात को इस प्रदेश की तरह बनाते, किस प्रदेश का मॉडल रखेंगे गुजरात के सामने। ये अरे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, देखिए आगे ना नारेबाजी में, मैं केवल एक सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप गुजरात को कैसा प्रदेश बनाते, जहाँ पर आप रूल कर रहे हैं कैसा प्रदेश बनाते, ये तो बताइए। अरे अग्रवाल साहब बता दीजिए ना कि भाई दिल्ली जैसा बनाते, दिल्ली में बड़ा काम किया था, आप लोग कहते थे इस बात को। आप हिमाचल जैसा बनाते, आप हिमाचल जैसा बनाते, आप कैसा बनाते, जैसा हो आप बताइए, हिमाचल जैसा बनाते। चलिए अब ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, ठीक है अग्रवाल साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, ये जो सारी चीजें हुई हैं और जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस काफी अच्छा कर रही थी, लोग भी इस बात को मान रहे थे, किसी से भी बात करते हैं, खुद मैंने कहा कि भाई अगर बीजेपी के लीडर से भी बात कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि नहीं टफ कंपटीशन है और कांग्रेस के लिए बड़ा बेहतर मौका था। लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए उसके कुछ सीनियर लीडर्स जो हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा ज़हीन भी माना जाता है, उन लोगों ने ही सब कुछ जो है आखिर में आते आते खेल बिगाड़ दिया और उन अल्फाज को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बखूबी जो है कैच किया और अवाम के सामने रखा अपने ही अंदाज में, जो उनका एक अंदाज है जो जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। आपको लगता है कि अगर ये गलतियां ना की होती
कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने दिल्ली में बैठ करके, तो शायद नतीजे कुछ और होते, इतना बड़ा मौका नहीं मिलता दूसरी पार्टी को। देखिए, मैं तो ये मानकर चल रहा था कि कांग्रेस यकीनन पहले से बेहतर करेगी। मेरे जहन में बिल्कुल ये बात नहीं थी। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस दबाव बना सकती थी और कांग्रेस जो है वो दबाव बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस फाइट में अपने आप को ला सकी, ये कांग्रेस की उपलब्धि है, उसकी कारकर्दगी है। ये राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने आकर खड़े हो पाए और मजबूती से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। लेकिन इस इलेक्शन में ये तवक्को कर लेना कि नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी जो है वो अपने कद को इतना बुलंद कर लेंगे कि वो कांग्रेस उसको बीजेपी को हरा पाएंगे, मुझे ये तवक्को नहीं थी। मेरी नजर में मेरा जो कद है, राहुल गांधी का कद बढ़ा है, कांग्रेस के अंदर एक नई जान पैदा हुई है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इससे बड़ी बात जो है वो ये है कि देखिए 2019 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है और खासतौर से बीजेपी के लिए क्रूशल है। प्रधानमंत्री जी ने जो दो इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं, रिफॉर्म और परफॉर्म, मैंने जो पिछली मर्तबा जब मैं अपनी बात रख रहा था, मैंने इशारा किया था कि जब भाजपा के लोग ठंडे दिल और दिमाग से अपने निजी तौर पर बैठेंगे और इसका जो है आंकलन करेंगे, इसका जायजा तज्जिया करेंगे, तो उनके सामने बहुत सारे गंभीर मुद्दे आएंगे जिन पर उनको गौर करना पड़ेगा, अपनी तस्दीक करनी पड़ेगी, अपने अंदर करेक्शन पैदा करना पड़ेगा, रेमेडियल एक्शन लाना पड़ेगा। क्योंकि सीटें पिछली दफा से भी कम हुई हैं, बात 150 की चल रही थी, 150 तो बहुत दूर चली गई बात। आपने जो इशारा किया कपिल सिब्बल की तरफ और मनीशंकर अय्यर की तरफ, मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत ही तकलीफ हुई इस बात की, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से, ये मुल्क एक तहजीब का मुल्क है। इस मुल्क के अंदर जो है वो चाहे कपिल सिब्बल साहब ने कुछ कहा हो और खास तौर से नीच का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये शर्म की बात थी। हिंदुस्तान का वजीर आजम पूरे हिंदुस्तानियों का वजीर आजम है, उसकी आन में हमारी आन है, उसकी इज्जत में हमारी इज्जत है और उसकी शान में हमारी शान है। लिहाजा उनके हवाले से इस किस्म की जुबान का इस्तेमाल करना निहायत ही अफसोसनाक था, काबिल मजम्मत था। एक बात। दूसरी बात ये भी यहाँ समझने की जरूरत है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा रिफॉर्म की बात, ये इलेक्शन का नतीजा कांग्रेस को भी कुछ सबक पढ़ाता है कि आपको किन करेक्शंस की जरूरत है और बीजेपी को ये सबक पढ़ाता है कि आपको जो आपने पॉलिसीज बनाई हैं, जो आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिस तरीके से आप हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के लोगों को लेकर चल रहे हैं, उसके अंदर आपको नजरसानी करनी पड़ेगी। पहली बात। दूसरी बात ये भी नजरसानी करनी पड़ेगी कि 2019 का इलेक्शन अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको यकीनी तौर पर अपने अंदर वो कशिश पैदा करनी पड़ेगी और वो कशिश जो है विकास की बात चल रही है। लोग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं 2019 के। आखिरी बात कह लूं, योगी ने कहा है कि आखिरी बात नहीं, 2024 का जो है वो मैं आखिरी बात कह लूं कि 2019 के इलेक्शन में जब पोलिंग बूथ पर लोग जाएंगे तो वो यकीनी तौर पर ये देखना चाहेंगे जमीन पर कितना विकास हुआ और मुझे कितना विकास मेरे घर तक पहुंचा। आपके पास आ रहा हूं, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं गुजरात के और हिमाचल के, क्या ये इस मुल्क की सियासत में एक नया मोड़ होगा? इस मुल्क की सियासत किसी अलग राह पर चलेगी? डेवलपमेंट की ज्यादा बात होगी, एक अलग तरह की सियासत होगी, वहां पर मजहब नहीं आएगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। हालांकि इन इंतखाबात के दरमियान खासतौर से गुजरात में मजहब भी आया है, जात बिरादरियां भी आई, बहुत सारे ऐसे इशूज आए, पाकिस्तान भी आया जिनको शायद नहीं आना चाहिए था। तो आगे की सियासत मतलब इस मुल्क की सियासत वो किस करवट बैठेगी, कौन सी करवट लेगी, इस पर बात करेंगे। एक आखिरी ब्रेक है, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल। आज का मुद्दा आप देख रहे हैं और बात हो रही है गुजरात इंतखाबात के रिजल्ट्स की और बात हो रही है हिमाचल जो है इंतखाबात के रिजल्ट्स की। दोनों जगह रिजल्ट्स आ गए हैं और दोनों ही जगह बीजेपी की बड़ी जीत उसको कहा जाएगा। हालांकि गुजरात में थोड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पर पार्टी एक बार फिर से हुकूमत बना रही है। तो किस तरीके से अब इस मुल्क की सियासत बदलेगी? क्या ये मुल्क की सियासत को बदलने की एक मतलब जो है एक इशारा है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो परफॉर्म करेगा, जो रिफॉर्म करेगा, उसी की बात होगी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जो गलत काम करेगा अवाम जनता उसको हटा देगी। और खुद कांग्रेस इस बात को मान रही है कि वाकई एक अलग तरह की सियासत का जो है वो वक्त है, एक अलग तरह की सियासत का जमाना है। तो क्या कांग्रेस के अंदर भी बड़े बदलाव होने वाले हैं? चूंकि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी को सर्टिफिकेट मिल गया है, या फिर कहा जाए राहुल गांधी ने कामकाज संभाल लिया है पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर। तो क्या कुछ होने वाला है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। और अमरनाथ अग्रवाल साहब, आपके पास ही आएंगे। क्या लगता है आपको, ये जो रिजल्ट्स आए हैं, भले ही आपकी पार्टी उतना बेहतर ना कर पाई हो, भले ही दोनों स्टेट्स में
आपकी पार्टी को शिकस्त हासिल हुई हो, लेकिन आपको लगता है कि एक अलग तरह की ऊर्जा तो मिली है कम से कम गुजरात से आपकी पार्टी को, और एक अब अलग तरह की सियासत जो है वो शुरू होगी, एक अलग तरह की सियासत का मुजाहिरा जो है वो आपकी पार्टी करेगी। राहुल गांधी जो है वो अपनी अलग टीम बनाएंगे और बहुत पॉजिटिव वे में पॉलिटिक्स करेंगे इस वक्त। अब निश्चित है, आपने राहुल जी के हर बयान देखे होंगे जी कि हम नफरत को प्यार से जीतेंगे। संगठन में वो निश्चित है कि वो अपनी एक अलग छाप छोड़ रहे हैं। आज जिस तरीके से गुजरात चुनाव पूरा अकेले दम पे लड़ा है, 18 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारी संसाधनों के साथ जिस तरीके से विकास की बात को छोड़कर और अन्य मुद्दों को लेकर लड़ी उनसे, और उस पर राहुल जी ने ये रिजल्ट दिया है। तो हमारा मानना यह है कि हम सरकार ना बनाकर भी जीते हैं, वो सरकार बनाकर भी हारे हैं। ठीक, आप ये देखिए कि कितनी तो मैं ये ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, कम से कम अल्फाज में ये बताइए अग्रवाल साहब, क्या ये जो नहीं ठीक है चूंकि वक्त की कमी है, क्या जो रिजल्ट्स आए हैं, जो राहुल गांधी अपनी टीम बनाएंगे, अब उस टीम में कुछ झलक मिलेगी इन रिजल्ट्स की और एक अलग तरह की सियासत जो है वो देखने को मिलेगी? निश्चित है कि इनसे हम आगे वाले समय में इनसे अपनी वो स्थिति को आंकेंगे। इसके बाद हम इस बात में बिल्कुल है बैठ के मशवरा करेंगे ठीक है कि क्या अब होना चाहिए और बेहतरी के लिए, क्योंकि हम इनको हरा चुके हैं लगभग। ठीक है, और ये गुजरात में आज इनकी स्थिति है, तो आने वाले चुनाव में अब देखिएगा इनका होता क्या है। जनता समझ चुकी है। एक बात हो रही थी रिफॉर्म की, रिफॉर्म विकास के लिए किया जाता है, विनाश के लिए नहीं किया जाता है। जीएसटी और नोटबंदी दोनों विनाश का रिफॉर्म है। सारे देश ने इसकी पीड़ा झेली है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं शहरी लोग उससे, उन्होंने इनको जो सपोर्ट किया है, उन्होंने इनको जिता दिया है, तो फिर क्यों बार बार उसके ऊपर जो है वो सवाल उठाए जाते हैं? गुजरात की आम आवाम जो है उसको नकार रही है अस्मिता के नाम पर। ठीक है, ठीक है, गुजरात की अस्मिता के नाम पर। हाँ, अमीर हैदर जैदी साहब, आपको क्या लगता है, क्या जो है वो इस मुल्क की सियासत अब करवट लेगी एक अलग तरह की? सबका साथ सबका विकास की। ठीक है अग्रवाल साहब, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अमीर हैदर जैदी साहब, आपको क्या लगता है, क्या अब इस मुल्क की जो सियासत है वो अलग रुख लेगी? और अब बहुत ज्यादा वो हालांकि हमने कहा पहले भी कि भाई गुजरात में तमाम चीजें देखने को मिली, वहां पर हिंदू मुस्लिम भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, तमाम तरह की पर्सनल अटैक भी हुए और मतलब एक तरीके से कहा जाए तो क्षेत्रवाद की सियासत भी हुई वहां पर। लेकिन क्या ये अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही सबक है और दोनों के लिए ही एक इशारा है कि भाई आप जो है वो मुद्दों की बात करो, अब इधर उधर की बात मत करो? देखिए, पहले क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रवाद की बात करा करते थे, यहाँ नेशनल पार्टी भी क्षेत्रवाद की बात करती हुई नजर आती है, बीजेपी करती नजर आती है। बीजेपी हवाला देती है कि मैं गुजरात का हूं और ये बाहर के लोग आते हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तो वो सब नजर आता है। मैं तो बड़ा आशावादी हूं, मैं तो राहुल गांधी से उम्मीद ये करूंगा कि उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली है और वो कांग्रेस का जो धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर था उसे उसको बहाल रखेंगे। ठीक है, चूंकि वक्त का भी है। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, छोटी सी बात और कहता हूँ, पीएम मोदी इमोशनल अत्याचार जनता का करने में कामयाब हुए हैं और वो इस चीज को बखूबी जानते हैं। ठीक, एक चीज बीजेपी के विपक्ष में भी जाती है। ठीक है, ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है अब कौन कौन से वो इश्यूज हैं? संरक्षण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों हुआ, वक्त की कमी है और आरएसएस दोनों होती थी, लेकिन आज मोदी के संरक्षण में बीजेपी और आरएसएस दोनों हैं। ये बीजेपी का भी, हाँ, ये उनका खुद का भी कमाल है ना, लेकिन साहब ये खुद का कमाल, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो उन्होंने काबू में कर लिया। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, क्या लगता है आपको, ये एक नया इशारा है, नए हिंदुस्तान की नई पॉलिटिक्स का इशारा है कि अब आप मुद्दों की बात करो, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, मतलब उनका कोई गुंजाइश नहीं है? देखिए, गुजरात और हिमाचल के जो नताइज सामने आए हैं वो बड़ी वाज़ेह इंडिकेटर्स दे रहे हैं, बीजेपी को भी दे रहे हैं और कांग्रेस को भी दे रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी का और कांग्रेस का ताल्लुक है, जब तक कांग्रेस अपनी बुनियादों पर रहेगी और उनसे नहीं हटेगी, तब तक कांग्रेस रहेगी और जिंदा रहेगी और आगे उसके लेकिन वक्त के साथ बदलना भी तो पड़ेगा ना, आगे उसका मुस्तकबिल रहेगा। ठीक है, कांग्रेस को डॉक्टर अजय उपाध्याय, नहीं, मैं आपकी बात करूं, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का ताल्लुक है, नरेंद्र मोदी जी सख्त फैसले लेने की उनको आदत है और उनको सारे सब लोगों को साथ लेने के हवाले से डॉक्टर अजय उपाध्याय की जरूरत है। 2019 के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस के लिए ब्राइट जो है फ्यूचर नजर आता है या थोड़ा मुश्किल लग रहा है? कांग्रेस के लिए जिस तरह से इसमें 21 सीट की जीत जरूर हुई है, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाई कांग्रेस का एक सम्मानजनक हार है। और मैं मानता हूं कि 2019 में यदि ये लड़ाई और जिस रणनीतियों के साथ कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व नए यंग राहुल जी कर रहे हैं, आगे बढ़ेगा। आखिरी कमेंट आपसे चाहिए राजीव जेटली जी, क्या लगता है आपको चैलेंज जो है वो अब आपके सामने है, यानी बीजेपी के सामने है राहुल गांधी के तौर पर?
देखिए, राहुल गांधी जी को एक राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करना है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी कनेक्ट हैं इस देश की जनता के साथ, तो उस देश की जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच में कई बार टर्बुलेंस जिसे कहते हैं, टर्बुलेंस वो आ जाती है कांग्रेस रूपी, जो अभी गुजरात में देखने को मिली। लेकिन ये हमेशा के लिए। आप चैलेंज मानते कि नहीं मानते हैं कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस अपने आप में चैलेंज है। अभी तो उन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा। देखिए, इन्होंने तो खुद ही बोलता दिया कि इनकी पार्टी में किसी की कोई हैसियत नहीं है और दूसरे पे किसी पे विश्वास भी नहीं किया, इसलिए चुनाव प्रचार के लिए भी। चलिए, आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबने प्रोग्राम देखा, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को ये खत्म करते हैं। आदाब।